हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग? ठीक 8 बजे मैं लाइव आ चुका हूं आपको पढ़ाने के लिए। देखो बच्चों, मैं आपसे सॉरी भी बोलता हूं। इस हफ्ते आपकी क्लासेस का जो शेड्यूल है बहुत खराब और बहुत गड़बड़ रहा। आपको पता है कि उसका कारण क्या है, लेकिन हम आपसे प्रॉमिस करते हैं कि मंडे से क्लासेस जो हैं वो लगातार होंगी, किसी तरह की कोई छुट्टी नहीं होगी और मैं आपको डेली पढ़ाऊंगा। ठीक है जी। हालांकि मैं बहुत ही कम छुट्टियां करता हूं, मैं आपकी सैटरडे को एक्स्ट्रा क्लास भी लगा देता हूं। ठीक। उसके बावजूद भी इस हफ्ते का शेड्यूल थोड़ा बिगड़ा रहा, क्योंकि हमारे घर में एक बिटिया हुई, मेरी बिटिया। तो उसमें जो है हम हॉस्पिटल वगैरह में इधर उधर भागा दौड़ी में लगे रहे। ठीक है ना। एलिगेशन हमने पढ़ाना शुरू कर दिया था, पूरे चैप्टर की शीट मैंने अपलोड करवा दी है। एलिगेशन की पहली शीट हम खत्म करके हम आज दूसरी शीट शुरू करेंगे। ठीक है जी, चलिए शुरू करते हैं एलिगेशन। कृपया जिन बच्चों ने बेसिक नहीं पढ़ा है वो बेसिक पढ़ लीजिए। ठीक है दोस्त। इसके बाद बलवीर जी, डेविशन जिस बच्चे ने नहीं पढ़ा वो डेविशन पढ़ लीजिए। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। बोला है, एक खरगोश जो कि कंट्रोल डाइट लेता है, खरगोश डाइटिंग पे चलता है, वो दो तरीके के फूड का मिक्सचर कहता है, एक्स और वाई के 300 ग्राम मिश्रण का सेवन करता है। एक खरगोश है जो डाइटिंग पे चल रहा, वो दो टाइप के फूड, फूड एक्स और फूड वाई का 300 ग्राम मिक्सचर खाता है। 300 ग्राम। फूड एक्स में 10% प्रोटीन है, फूड वाई में 15% प्रोटीन है। खरगोश हर दिन 38 ग्राम प्रोटीन खाता है। तो ज्ञात कीजिए मिश्रण में एक्स की कितनी मात्रा है। मिश्रण में 300 ग्राम मिक्सचर में फूड एक्स कितने ग्राम है, ये आपसे पूछा गया। देखो, एक खरगोश है मेरे प्यारे भाई, दो फूड एक्स और वाई का मिश्रण खाता है। फूड एक्स में कितना प्रोटीन है? फूड एक्स में 10% प्रोटीन है। फूड वाई में कितना प्रोटीन है? 15% प्रोटीन है। अब बताओ, खरगोश जो है वो एक दिन में हर दिन 38 ग्राम प्रोटीन खाता है। अच्छा, खरगोश खाना कितना खा रहा है? एक दिन में 300 ग्राम, 300 ग्राम पर डे खाना खाता है। तो आप मुझे बताओ, आउट ऑफ टोटल टोटल 300 ग्राम खाना खाता है, जिसमें प्रोटीन कितना? 38 ग्राम। परसेंटेज में कितना प्रोटीन है? इंटू 100%। यानी कि फूड एक्स और फूड वाई को इस अनुपात में मिलाया गया है कि जो मिक्सचर है, उस मिक्सचर में जो प्रोटीन की मात्रा है वो 38/3% है। बात क्लियर हो गई? आप बोलोगे हाँ जी सर, बात एकदम क्लियर है, कोई दुख तकलीफ परेशानी समस्या इसमें नहीं है, बात एकदम ठीक है। फूड एक्स में 10% प्रोटीन है, फूड वाई में 15% प्रोटीन है। जो मिक्सचर है, 300 ग्राम मिक्सचर खाता है, उसमें 38 ग्राम प्रोटीन है, परसेंटेज में 38/3%। एलिगेशन लगाओगे तो फूड एक्स और फूड वाई की क्वांटिटी का अनुपात आ जाएगा, ये बटे 3 है। पूरे डाटा को 3 से गुणा कर दीजिए तो 10 तिया 30 हो जाएगा। 3 से गुणा करेंगे तो 15 तिया 45 घटाओगे। 45 में से 38 घटाएंगे 7, 38 में से 30 घटाएंगे 8। यानी कि फूड एक्स और फूड वाई को 7:8 के अनुपात में मिलाया गया है। तो टोटल कितनी मात्रा होगी बच्चे? 7 और 8। फूड एक्स और फूड वाई की टोटल कितनी मात्रा होगी? 7 और 8 15। 15 के लिए टोटल मिश्रण कितना है? 300 ग्राम। 20 गुना 15 दूनी 20 गुना हो गया। तो फूड एक्स की मात्रा कितनी है? 7 यूनिट। 7 की वैल्यू भी 20 गुना आ जाएगी। 20 सत्ते 140। 140 ग्राम इस सवाल का आंसर है। ऑप्शन नंबर यहां से बी करेक्ट है। मुझे लगता है कि आप ये क्वेश्चन कर पाओगे आसानी से। बोलो, बात क्लियर है? थैंक यू गोस्वामी जी। अच्छे सवाल है, हर एक टाइप का एक सवाल मैं आपको करवा रहा हूं, जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना आए। अगला सवाल, सवाल नंबर 58 करके बताएंगे। कोई भी टाइप मिस नहीं होगा, जितना मैं आपको पढ़ा रहा हूं केवल उतना काफी है। बिल्कुल अशोक, 7 का मल्टीपल भी चेक कर सकते थे। अगला सवाल आपके सामने आएगा, बहुत बढ़िया सवाल है, बनाओ। एक एग्जाम में 180 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। एक एग्जाम में 180 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। ठीक है। एक कैंडिडेट को हर सवाल सही करने के 4 नंबर मिलते हैं, लेकिन अगर आपने सवाल अटेम्प्ट नहीं किया या आपने गलत कर दिया तो 1 अंक काटा जाता है, 1 अंक आपका माइनस हो जाएगा। एक उम्मीदवार ने एग्जाम में 450 अंक प्राप्त किए। एक उम्मीदवार को कितने नंबर मिले? 450 नंबर मिले। तो आपसे पूछा उसने कितने प्रश्नों के सही उत्तर दिए, कितने सवाल उसने सही करे हैं, यह आपसे पूछा गया। देखो, दो तरीके से मैं सवाल कराऊंगा। यह बहुत फेमस क्वेश्चन है, बहुत फेमस क्वेश्चन।
आप इस सवाल को एलिगेशन से भी कर सकते हो, शिफ्टिंग से भी कर सकते हो। देखिए, एक एग्जाम में 180 क्वेश्चन मेरे दोस्तों आपके पूछे जाते, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। अगर आप एक क्वेश्चन का सही जवाब देते हो तो आपको +4 नंबर मिलेगा, और आप एक क्वेश्चन सही करते हो तो आपको 4 नंबर मिलेगा। लेकिन अगर आप एक क्वेश्चन रॉन्ग अटेम्प्ट करते हो तो आपका 1 मार्क्स कट कर दिया जाएगा, 1 मार्क्स आपका कम हो जाएगा। अगर रॉन्ग अटेम्प्ट करते हो या अटेम्प्ट ही नहीं करते, अनअटेम्प्टेड भी छोड़ते हो, तो आपका 1 नंबर काट दिया जाएगा। एक उम्मीदवार को परीक्षा में 450 अंक प्राप्त हुए। ध्यान सुनिएगा, मैं लगा रहा हूं एलिगेशन मार्क्स पर क्वेश्चन पे। किस पे? जल्दी जल्दी बताऊंगा। मार्क्स पर क्वेश्चन। भाई, एक क्वेश्चन सही करने के मार्क्स क्या है? 4 मार्क्स। एक क्वेश्चन गलत करने के मार्क्स क्या है? 1 -1। एक एग्जाम, एक स्टूडेंट के टोटल 450 नंबर आए, 450 नंबर आए, और उसने मेरे दोस्तों कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए? 180। तो उसके पर सब्जेक्ट में कितने मार्क्स हैं? 45/18, 2.5। पर क्वेश्चन कितने नंबर आए? उसके 2.5 मार्क्स आए मेरे दोस्तों, 2.5 है उसके मार्क्स आए हैं। 450 टोटल नंबर आए, 180 क्वेश्चन उसने अटेम्प्ट किए हैं, टोटल 180 क्वेश्चन का पेपर है। तो एक क्वेश्चन पे कितने नंबर उसको मिले? पर क्वेश्चन कितने मार्क्स आए? 450/180। एलिगेशन लगाने पर क्वेश्चंस की संख्या का अनुपात आ जाएगा। भाई, एक क्वेश्चन सही करने पर 4 नंबर, गलत करने पर 1 नंबर। और 180 सवाल है भैया एग्जाम में, 450 नंबर आए, तो एक क्वेश्चन पे कितने नंबर मिले? 450 को 180 से भाग दे देंगे, 2.5। घटाओ, 2.5 में से -1 घटाएंगे 3.5, और 4 में से 2.5 घटाएंगे 1.5। 3.5:1.5 किससे चला जाएगा? 5 से। 5 से कट जाएगा बच्चे, 5 सत्ते 35 और 5 तिया 15। आप बोलोगे हाँ जी सर, यानी कि मैं कह सकता हूं कि एग्जाम में सही और गलत जो क्वेश्चन हो उनकी संख्या का अनुपात 7:3 है। टोटल कितने क्वेश्चन है? 7 और 3 10। टोटल क्वेश्चन है 7 और 3 10। 10 की वैल्यू मेरे दोस्तों 180 है बच्चे, 18 गुना 18 टाइम्स। आप बोलोगे हाँ जी। पूछा कितने प्रश्न सही किए? सही कितने करें? 7 क्वेश्चन उसने सही किए हैं। 7 की वैल्यू भी 18 गुना होगी, 126। 126 सवाल उसने 180 में से सही किए। आंसर है सी ऑप्शन। ये हो गया एलिगेशन से। हाँ जी देवांश, ये हो गया एलिगेशन से। सभी को समझ में आ गया? अरे भाई, जितने भी बालक पढ़ रहे हैं वो पहले मुझे इस बात का जवाब दो कि आपको ये सवाल समझ आ गया? यस और नो बताएंगे। यस। ब्रिंदर ना, आशीष, वो तो पॉसिबल ना है बेटे। ठीक है भाई, ध्यान से सुनेगा। चलो बच्चों, इस सवाल को करने का मैं आपको एक तरीका और बता रहा हूं। इस सवाल को करने का एक तरीका मैं और बता रहा हूं। थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा ज्यादा है, लेकिन आंसर आएगा सेकंड्स में। इसी क्वेश्चन को करने का एक तरीका मैं और आपको बता रहा हूं, ठीक है ना? दिमाग थोड़ा ज्यादा लगाना पड़ेगा, लेकिन आंसर आएगा सेकंड में। शिफ्टिंग वाला मेथड। ध्यान से सुनेगा मेरे दोस्तों, ध्यान से। भाई, एक एग्जाम में 180 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, 180। हर सवाल सही करने पर 4 नंबर मिलेंगे, लेकिन अगर आपने सवाल का आंसर नहीं किया या गलत कर दिया तो आपको 1 नंबर काट दिया जाएगा, 1 नंबर काट देंगे। ठीक है भाई, चलो। अगर कुल 450 नंबर आए हैं एग्जाम आपके, तो कितने सवालों के आपने सही जवाब दिए? देखो बेटे, एग्जाम में कितने क्वेश्चन आ रहे हैं? 180। एग्जाम में कितने क्वेश्चन आ रहे हैं? 180। मैंने मान लिया कि माना सारे के सारे सही हैं। मैंने मान लिया कि माना सारे के सारे क्वेश्चन आपने सही करे। माना आपने सारे सही कर दिए। एग्जाम में कितने क्वेश्चन पूछे गए? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 180 क्वेश्चन पूछे गए। 180 के 180 माना आपने सारे सही कर दिए। एक क्वेश्चन सही करने पर 4 नंबर मिलते हैं। तो 180 क्वेश्चन अगर आप सही करोगे तो आपको नंबर कितने मिलने चाहिए? 720। आपको नंबर 720 आने चाहिए। मैंने मान लिया कि सारे के सारे सही करे आपने। एक क्वेश्चन 4 नंबर का है सही, और 180 क्वेश्चन है, तो आपको 720 नंबर मिलने चाहिए। बट आपके नंबर आए कितने हैं? आपके 450 नंबर आए। 720 की बजाय आपके 450 नंबर आए मेरे दोस्तों। कितना? आप कहोगे सर 270 नंबर कम आए। नंबर आने चाहिए थे 720, लेकिन नंबर आप क्या आए? 270।
450, 270 नंबर कम आए। ये 270 नंबर कम क्यों आए? वाई आइंग 270 कम नंबर? तो आप होगे सर आंसर गलत करने की वजह से। भाई जब एक आदमी सही जवाब देता है तो उसके 4 नंबर मिल जाते हैं, 4 नंबर। लेकिन जब वो आदमी सही जवाब ना देके गलत कर देता है तो उसका 1 मार्क्स कट जाता है। यानी कि एक सवाल अगर आप सही करने की बजाय गलत कर देते हो तो 5 नंबर का नुकसान होता है। 4 और -1 5 नंबर का। भाई सही करते तो 4 नंबर मिलते, लेकिन आपने गलत कर दिया तो 1 नंबर, 4 नंबर मिलने की बजाय 1 नंबर कम और हो गया। तो एक सवाल सही करने की बजाय अगर आप गलत करोगे तो 5 नंबर का नुकसान होगा। +4 से -1 पे आ जाओगे। 4 और -1 में 5 का अंतर है। अगर एक सवाल से 5 नंबर का नुकसान होगा, आपने 270 नंबर कम आए, आपके 270 नंबर कम आए, तो आपने कितने सवाल गलत किए होंगे? 270 को 5 से भाग देंगे, 54 सवाल आपने गलत किए हैं मेरे प्यार में। 1 सेकंड में पता लग गया एक स्टेप में। 180 में से 54 सवाल गलत है, घटा दो। 180 में से 54 घटाओ, कितना बचा बेटे? कितना बचा? 126 बचा। बचे 126 सवाल आपने सही किए। ये इस क्वेश्चन का आंसर है, सी ऑप्शन। ये हो गया शिफ्टिंग वाला तरीका। समझ में आया? आप बोलोगे हां जी सर। इस टाइप के क्वेश्चन में शिफ्टिंग लग जाएगी, जहां पे मेरे दोस्तों सही और गलत का प्रश्न है। ठीक है रेशमा जी, ये प्रैक्टिस से पता चलता है रेशमा जी, इसका कोई संविधान, कानून, नियम, कायदा नहीं है। मुझे लगता है सभी बालकों को यह सवाल समझ में आया होगा। मैंने एलिगेशन भी समझा है, शिफ्टिंग भी समझा है। एक और क्वेश्चन ऐसा ही, सवाल नंबर 59। एक और प्रश्न बच्चों ऐसा ही, सवाल नंबर 59 आपके सामने है, करके बताएं इस सवाल का। यह सवाल एनटीपीसी के पेपर में पूछा गया था, रेलवे के पेपर में। काफी अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया सवाल है, बनाएं। इस सवाल को भी आप एलिगेशन और शिफ्टिंग दोनों तरीके से कर सकते हो, बनाओ। थैंक यू मोहित। एक मजदूर को इस शर्त पर एक ठेकेदार द्वारा काम पे रखा गया, उसे काम के हर दिन के लिए 75 रुपए का भुगतान किया जाएगा। भाई एक ठेकेदार ने एक मजदूर को इस शर्त पे काम पे रखा कि भाई एक दिन काम करने का उसे 75 रुपए मिलेगा। अगर आप एक दिन काम करोगे तो आपको 75 रुपए मिलेगा। लेकिन अगर छुट्टी मार दी आपने, काम करने से एब्सेंट रहे, तो 75 मिलना तो छोड़ो, उल्टा 15 रुपए देना पड़ेगा। 15 रुपए का जुर्माना लगेगा। अगर आपने एक दिन छुट्टी मार दी तो 75 तो मिलना छोड़ो, उल्टे 15 रुपए देने पड़ेंगे आपको भैया। ठीक। 20 दिन के बाद ठेकेदार ने मजदूर को 1140 रुपए दिए। 20 दिन के एंड में ठेकेदार ने कितने पैसे दिए मजदूर को? 1140 रुपए दिए। तो बताओ मजदूर कितने दिन काम से गायब रहा? मजदूर कितने दिन काम से एब्सेंट था, ये पूछा गया है। यहां भी आप एलिगेशन लगा सकते हैं पिछले क्वेश्चन की तरह। देखो, अगर आप सॉल्व करना चाहते हो सेकंड में, है ना, समझ में आ रहा है कि अगर आप काम करोगे तो 75 रुपए मिलेगा, काम से गायब रहे तो 15 रुपए माइनस हो जाएंगे, 15 रुपए जुर्माना देना पड़ेगा उल्टा। इस टाइप के सवालों में लगेगा। भाई मैंने मान लिया कि मजदूर सारे के सारे दिन काम करने आता है, ठीक है ना। 20 दिन के बाद ठेकेदार ने मजदूर को कितने रुपए दिए? 20 दिन के बाद 1140 रुपए दिए। मैंने मान लिया कि मजदूर सारे दिन काम करने आया, ऑल डेज वर्किंग मजदूर है। मजदूर को एक दिन में 75 रुपए दिहाड़ी मिलते, मजदूर को एक दिन में 75 रुपए मिलते हैं। अगर मजदूर ने 20 के 20 दिन काम किया तो मजदूर को कितने रुपए मिलने चाहिए? 1500 रुपए। भाई एक दिन काम करने के मजदूर को 75 रुपए मिलते हैं। मैंने मान लिया कि मजदूर ने सारे के सारे दिन काम किया है, तो सारे के सारे दिन के हिसाब से मजदूर को 20 दिन में कितने रुपए मिलने चाहिए? 1500 रुपए। लेकिन मजदूर को मिले कितने? मजदूर को 1500 रुपए तो मिले नहीं है, मजदूर को तो 1140 रुपए मिले हैं। मजदूर को 360 रुपए कम मिले हैं। 1500 में से 1140 घटाएंगे, कितना आएगा? 360। मजदूर को 360 रुपए कम मिले। ये कम क्यों मिले? तो आप कहोगे सर छुट्टी मार ली बालक उसने, काम से छुट्टी मारने की वजह से मिले। आप बोलोगे हाँ जी सर। यानी कि अगर मजदूर काम करने आता तो एक दिन काम करने के मजदूर को 75 रुपए मजदूरी मिलती है। लेकिन अगर आप काम से छुट्टी मार लोगे तो 75 मिलना तो छोड़ो,
₹15 उल्टे देने पड़ेंगे, ₹15 माइनस में चले जाओगे। यानी कि एक दिन अगर आप काम पे ना जाकर छुट्टी मारोगे तो आपको ₹90 का नुकसान होगा। +75 से -15 पे आ जाओगे, +75 से -15 पे आ जाओगे। एक दिन छुट्टी मारने से ₹90 का नुकसान होता है। जो ₹75 मिलने थे वो भी गए, उल्टे ₹15 और देने पड़े अपनी जेब से। एक छुट्टी से ₹90 का नुकसान होता है। आपको ₹360 कम मिले हैं, तो आपने कितने दिन छुट्टी मारी होगी? 360/90। आपने 4 दिन जो है मजदूर सोते रहे, बेचारे काम करने ना आए। मजदूरों ने 4 दिन की छुट्टी मारी है। सी ऑप्शन इस सवाल का आंसर हो जाएगा। सवाल में ये भी पूछ सकता था मजदूर ने कितने दिन काम किया, 20 में से 4 दिन छुट्टी मारी है, तो मजदूर ने 20 में से 16 दिन काम किया है। 16 दिन आंसर हो जाता। बेहतरीन सवाल, सी ऑप्शन 4 दिन। बताओ, है ना मस्त तरीका सवालों को करने का? तो आप इस टाइप के सवालों की नेचर को पहचान पाए। इसमें हाँ या ना दिया होगा, हाँ तो 4 नंबर, ना है तो 1 नंबर कट। हाँ या ना होगा, हाँ काम करने आओगे तो ₹75, ना करने आओगे तो ₹15 माइनस। हाँ या ना वाला टाइप है ये, ठीक है जी। आगे चलेंगे, ये टाइप के सवाल कर लोगे। मैंने आपको 2 लैंग्वेज इस पे समझा दी। आगे का क्वेश्चन सवाल नंबर 60 करके बताएं जल्दी से, फटाफट। अगला टाइप जल्दी से क्वेश्चन करेंगे। बताओ, सुहानी अपने ₹90,000 की पूरी आय पर 30% की दर से कर का भुगतान करती है। ध्यान सुनेगा, सीजीएल 2023 के पेपर में सवाल आया है, इसलिए क्वेश्चन आपको ढंग से करना है, समझना है और मुझे इसका आंसर बताना है। बहुत अच्छा सवाल है। सुहानी अपने 90,000 की इनकम पर 30% टैक्स देती है। रितिका ₹Y की पूरी इनकम पर 40% की टैक्स देती है। उनकी कंबाइंड इनकम पर, दोनों की टोटल इनकम पर, सुहानी और रितिका की टोटल इनकम पर जो टैक्स है वो 37% है। दोनों ने अपनी टोटल इनकम का 37% टैक्स दिया। तो वाई का मान क्या है देखिएगा। 2 लड़कियां सुहानी रितिका। सुहानी अपनी इनकम पे 30% टैक्स देती है। सुहानी
ऋतिका अपनी इनकम का 40% टैक्स देती है। सुहानी और ऋतिका ने अपनी कुल इनकम पर मिलाकर 37% टैक्स रेट के हिसाब से टैक्स दिया है। तो टैक्स रेट किसको बेस मान के निकाली जाती है? इनकम को बेस मान के। टैक्स क्या होता है? टैक्स रेट कैसे निकालते हैं? आयकर की दर टैक्स बटे इनकम। तो इस पे एलिगेशन लगाओगे, सीधा सीधा क्या आ जाएगा? इनकम का रेशियो आ जाएगा। 40 में से 37 घटाएंगे 3 और 37 में से 30 घटाएंगे 7। ये सुहानी और ऋतिका की इनकम का अनुपात आएगा 3:7। साल के अनुसार सुहानी की इनकम कितनी है? 90,000। 3 की वैल्यू 90,000 है मेरे दोस्तों, 30,000 गुना। तो 7 की वैल्यू भी 30,000 गुना होगी। 7 तिया 21, 2,10,000 रुपए सवाल का आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर यहां से डी करेक्ट है। बात समझ में आ गई? राहुल जी पिछला लेक्चर पढ़ के आए बेटे, ठीक है। एक क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिया, एक सवाल और होगा आपके सामने ऐसा ही, हल्का सा चेंज है। ये 2020 के पेपर में आया था ये वाला क्वेश्चन, बैंकिंग का सवाल है। लेकिन ये अनुराग और अमरदीप के बीच 72,000 रुपए। अनुराग एंड अमरदीप है बिटवीन देम 72,000 रुपीज। यानी कि अनुराग और अमरदीप के पास मिलाकर 72,000 रुपए। अनुराग और अमरदीप मेरे दो दोस्त हैं, उनके पास टोटल भी 72,000 रुपए। अनुराग और अमरदीप के पीस कितने रुपए? 72,000 रुपए। अनुराग अपनी इनकम का 16% खर्च करता है, जबकि अमरदीप अपने पैसे का 28% खर्च करता है। दे आर लेफ्ट विद ए सम दैट कॉन्स्टिट्यूट 79% ऑफ होल सम। अब उनके पास कुल धनराशि का 79% हिस्सा बचा। तो आपसे पूछा है अनुराग के पास कुल कितनी राशि बची है? बहुत अच्छा सवाल है, जबरदस्त क्वेश्चन। दो लोग हैं, अनुराग और अमरदीप, उनके पास कुल मिलाकर कितने रुपए हैं? अनुराग और अमरदीप के पास कुल मिलाकर उनके बीच में 72,000 रुपए हैं। अनुराग के पास जो पैसे, कुछ पैसे अनुराग के पास है, कुछ पैसे अमरदीप के पास है, दोनों के पास कुल मिलाकर दोनों के बीच 72,000 रुपए हैं। अनुराग अपनी धनराशि का 16% खर्च करता है। अनुराग ने 16% उड़ा दिया। अमरदीप के पास जो पैसे हैं, अमरदीप ने उसमें से 28% खर्च किया। अब दोनों के पास, उनके पास कुल धनराशि का 79% बचा। अगर अब दोनों के पास 79% बचा है तो दोनों ने कुल मिलाकर खर्च कितना किया है? अगर 100 में से 79% बचा है तो 100 में से 79 घटाएंगे कितना? 21%। यानी कि दोनों ने मिलाकर टोटल पैसे का 21% खर्च किया। अनुराग प्लस अमरदीप ने मिलाकर कुल धनराशि का 21% खर्च किया है। बोलो लग गया ना कि एलिगेशन? आप बोलोगे हाँ जी सर। तो अनुराग और अमरदीप के पास जो पैसा है उसका रेशियो क्या है? 28 में से 21 घटाएंगे 7 और 21 में से 16 घटाएंगे 5, 7:5। अनुराग और अमरदीप के पास जो पैसा है उसका रेशियो 7:5 है। ठीक है बच्चे, आप बोलोगे हाँ जी सर। ठीक है, तो बताओ दोनों के पास टोटल कितना है? तो आप कहोगे सर टोटल हो गया 7 और 5 12। अनुराग और अमरदीप के पास टोटल हो गया 7 5 12। 12 की वैल्यू 72,000 रुपए है। कितने गुना? 6,000 गुना। 12 छिंग 72, 6,000 गुना। तो मेरे दोस्तों अनुराग के पास कितना पैसा? 7 यूनिट। 7 की वैल्यू भी 6,000 गुना होगी। 7 छिंग 42,000 रुपए। तो अनुराग के पास 42,000 रुपए हैं। अनुराग के पास कितने रुपए थे? 42,000। बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर 42,000 तो ऑप्शन में ही नहीं है। 42,000 तो ऑप्शन में ही नहीं है। तो बेटे सवाल में भी ये थोड़ा ना पूछा कि अनुराग के पास कितने पैसे थे। ये तो स्टार्टिंग में आ गया कि स्टार्टिंग में अनुराग के पास इनिशियल रेशियो आता है। अनुराग के पास इनिशियली 42,000 रुपए थे। पूछा अनुराग के पास अब कितना अमाउंट बाकी है? अनुराग के पास स्टार्टिंग में 42,000 रुपए थे। 42,000 में से अनुराग ने 16% खर्च कर दिए। अनुराग ने 42,000 में से 16% खर्च कर दिए। तो अनुराग के पास बचा कितना है? 100 में से 16% खर्च कर देंगे तो अनुराग के पास 42,000 का 84% बचा है। यही आपसे पूछा है। परसेंटेज से 2 जीरो कट जाएगा, एंड में 1 जीरो आएगा। 1 जीरो के बाद 2 चौक 8, 1 जीरो के बाद 8 आएगा। ये सवाल का आंसर है 35,280 रुपए। बात खत्म।
बिल्कुल अभिषेक, बिल्कुल। कर लोगे? देखो, दो क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन बनते मैंने आपको करवाए। लास्ट सवाल, इस शीट का लास्ट सवाल जल्दी से सॉल्व करके बताए इस सवाल का क्या आंसर है। लास्ट क्वेश्चन, और ये सीट का सबसे अच्छा सवाल है, सबसे भयंकर क्वेश्चन। करके बताएं जल्दी से, फटाफट। बताएं। अ, पिछला क्वेश्चन बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है ज्योदीप जी। इसके बाद होगा अंकुर। क्या आप ये सवाल कर पाए? बहुत ही भयंकर और अच्छे लेवल का सवाल ये है। एक आदमी, ध्यान से पढ़ेगा मेरे प्यार भाई, एक आदमी दो टाइप के चावल खरीदता है, दो टाइप के, जिनके प्राइस 325 रुपए पर किलो और 195 रुपए पर किलो हैं। एक आदमी दो टाइप के चावल खरीदता है। पहले टाइप के चावल की कीमत 325 रुपए पर किलो और दूसरे टाइप के चावल की कीमत 195 रुपए पर किलो। और उसने क्रम से है 720 किलोग्राम और 675 किलोग्राम चावल खरीदा। यानी कि पहला चावल कितना खरीदा? पहला 720 किलोग्राम चावल खरीदा, दूसरा 675 किलोग्राम। अगर पहले टाइप के चावल को 22% के प्रॉफिट पर बेचा है, तो पूछा गया है दूसरे प्रकार के चावल को किस दाम पर बेचना चाहिए, सेकंड टाइप के राइस को किस दाम पर बेचना चाहिए कि कुल लाभ 40% हो, टोटल प्रॉफिट 40% हो। देखो बेटे, अगर मुझे यह पता लग जाए कि सेकंड टाइप के चावल को कितने परसेंट के प्रॉफिट पर बेचा गया, तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा कि नहीं? आप बोलोगे हां जी सर। अगर यह पता लग जाए, ध्यान सुनेगा, एक आदमी ने दो टाइप के चावल खरीदे। पहले टाइप का चावल है 325 रुपए का 1 किलो। दूसरा चावल है, दो टाइप के चावल खरीदे, फर्स्ट और सेकंड।
दो टाइप के चावल एक आदमी ने खरीद के अपनी दुकान में रखे हैं, फर्स्ट और सेकंड। समझने की कोशिश करेगा मेरे प्यारे भाई। पहले टाइप का चावल का दाम है 325 रुपए का 1 किलो। दूसरा चावल है 195 रुपए का 1 किलो, 195 रुपीज पर केजी। पहला वाला चावल 720 किलोग्राम खरीदा। अगर 1 किलो चावल 325 रुपए का है तो 720 किलोग्राम चावल कितने का होगा? अगर 1 किलो चावल 325 रुपए का है तो 720 किलो चावल कितने रुपए का खरीदा होगा? मल्टीप्लाई बाई 720। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, बोलो हाँ। दूसरे टाइप का 1 किलो चावल 195 का है, 1 किलो चावल। दूसरे टाइप का 675 किलोग्राम चावल खरीदा है, तो दूसरे टाइप का 675 किलोग्राम चावल कितने का होगा? मल्टीप्लाई बाई 675। 1 किलो चावल 195 का, 675 किलो चावल 195 गुणा 675 का। तो पहले और दूसरे टाइप के जो राइस, फर्स्ट और सेकंड टाइप के जो दो चावल खरीदे हैं, उन चावल को खरीदने में जो खर्चा हुआ है पहले और दूसरे प्रकार के चावलों पे, वो इतना खर्चा हुआ है। इसका अनुपात क्या आएगा बच्चों? जवाब दीजिएगा। किससे जा रहा है? 25 से। 25 से कम 25, 7 25 3 75, ये जाएगा 25 से मेरे दोस्तों 27 बार। ठीक है, आप बोलोगे हाँ सर। 13 से चला जाएगा मेरे दोस्तों 195 15 बार। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। 720 जाएगा भाई 9 से 80 बार, और 9 से 27 जाएगा आपका 3 बार। ठीक, क्या मैं आपकी बात को समझ पा रहा हूं? आप बोलोगे हाँ जी सर। ये 15 और 80 5 से जाएगा, 5 से 15 3 बार, 5 से 80 जाएगा 16 बार। यानी कि आ गया 16 और ये आ गया 3 3 9, 16 और 9। तो ये पता चल गया कि पहले टाइप के चावल और दूसरे टाइप के चावल खरीदने में जो खर्चा हुआ है, उस खर्चे का अनुपात 16:9 है। पहले टाइप के चावल और दूसरे टाइप के चावल खरीदने में जो खर्चा हुआ है, उस खर्चे का अनुपात 16:9 है। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, बात एकदम ठीक है, मुझे समझ में आ रही है। फर्स्ट और सेकंड टाइप के राइस खरीदने में जो खर्चा हुआ है, उस खर्चे का अनुपात 16:9 है। आगे क्या बोला? पहले प्रकार के चावल को बेचने से 22% का लाभ हुआ। पहले प्रकार के चावल को बेचने से 22% का लाभ हुआ। तो आप मुझे बताओ दूसरे टाइप के चावल को कितने परसेंट के लाभ पर बेचा जाए, सेकंड टाइप के चावल को कितने प्रतिशत के लाभ पर बेचा जाए, जिससे कि कुल लाभ 40% हो। ओवरऑल प्रॉफिट जो टोटल लाभ मेरे दोस्तों, ठीक है भाई, ओवरऑल प्रॉफिट 40% को बताओ। क्या आप रिवर्स डेविएशन से नहीं बता सकते? क्या आप इसको मेरे प्यारे बच्चे रिवर्स डेविएशन से नहीं कर सकते? एलिगेशन से भी हो जाएगा। पहले टाइप के चावल को 22% लाभ पर बेचा गया, दूसरे टाइप के चावल को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचा जाए कि ओवरऑल जो प्रॉफिट हो मेरे दोस्तों 40% हो? जल्दी से जवाब दीजिए बेटे। अगर ओवरऑल प्रॉफिट 40% है तो ये भी 40 होना चाहिए, ये भी 40 होना चाहिए। अगर कुल लाभ 40% है, कुल लाभ, तो ये भी 40 होना चाहिए बच्चों, ये भी 40 होना चाहिए। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई परेशानी नहीं, ये भी 40 होना चाहिए, ये भी 40 होना चाहिए। लेकिन ये तो 40 से 22 कम है। ये 40 से 22 कितना कम है? 18% कम है। अभी इस 16 का 18% कम है। बैलेंस करने के लिए एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। 16 का 18% एक्स्ट्रा मेरे दोस्तों करना पड़ेगा प्रॉफिट। कितने के सामान पर? तो आप कहोगे सर 9 रुपए के सामान पर बटे 9। आप बोलोगे हाँ जी सर। 9 से 18 दो बार चला जाएगा। अब 16 दूनी 32, 40 में 32 जोड़ूंगा 72%, 72%। यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि सेकंड टाइप के राइस को 72% के लाभ पर बेचना पड़ेगा, दूसरे प्रकार के चावल को 72% के लाभ पर बेचना पड़ेगा। ये मैंने पता लगा लिया बच्चों रिवर्स डेविएशन का इस्तेमाल करके। मुझे लगता है आपको ये बात अच्छी तरीके से समझ आई है। बोलो हाँ कि ना। आप बोलोगे हाँ जी सर एकदम हाँ। लेकिन सवाल एक स्टेप और आगे है। सवाल में ये नहीं पूछा गया, सवाल में पूछा है दूसरे प्रकार के चावल को किस दाम पर बेचा जाना चाहिए। देखो ये चीज डायरेक्ट तो निकलती नहीं। अगर हम इस चीज को डायरेक्ट निकालने लगते तो कैलकुलेशन बहुत ज्यादा हो जाती, इसलिए मैंने पहले परसेंटेज पता लगाया।
कि सेकंड टाइप के चावल को 72% के लाभ पर बेचना होगा। हमने सेकंड टाइप का चावल खरीदा कितने का? 195 रुपए का 1 किलो। सेकंड टाइप का जो चावल है 195 रुपए पर केजी में खरीदा है, इसको 72% के लाभ पर बेचना पड़ेगा। इसको 72% के लाभ पर बेचना पड़ेगा मेरे दोस्तों। इसलिए क्लियर है? किसी को कोई समस्या? अगर किसी सामान को 72% के लाभ पर बेचोगे तो कितने में बिकेगा? 172% में। अगर 100% पे 72% का लाभ होगा तो कितने में बिकेगा? 172% पे मुझे ये कैलकुलेशन करनी है। 195 का 172% निकालना है। बताओ क्या आएगा? 195 होता है 200 - 5। 200 का 172% 334 और माइनस 5 का 172 कितना आ जाएगा? 8.6। 334 में से 8.6 घटाएंगे तो कितना आएगा? एंड में 4 आएगा भाई। 340 334 माइनस कुछ गड़बड़ है, 2 दूनी 4 17 दूनी 34। अच्छा 344 आएगा, सॉरी 344। 344 में से 8.6 घटाएंगे तो 335.4 रुपए पर केजी में बेचना पड़ेगा। और डी ऑप्शन इस सवाल का आंसर है। बात खत्म। बिल्कुल होगा एलिगेशन से, ये चीज आप एलिगेशन से भी कर सकते हो भाई। सेकंड टाइप के चावल को 72% के लाभ पर बेचना पड़ेगा। सेकंड टाइप का चावल आपने खरीदा कितने का? 1 किलो चावल 195 रुपए का। अगर इस पे 72% का लाभ कमाना है, इसका 72%, तो 195 का 72% कैसे निकालते हो? 195 को ऐसे लिखा करो 200 - 5। अब 200 का 72% 144, 200 का 72% 144। अब 5 का 72%, 5 गुणा 72 क्या होता है? 360। नहीं, 5 का 72% क्या आएगा? 3.6। इसमें से माइनस कर देंगे मेरे प्यारे भाई। और जब आप ये करोगे तो एंड में क्या आएगा? 0.4 आएगा। एंड में एक ही ऑप्शन है, डी। सेकंड टाइप के चावल को 335.4 रुपए पर केजी में बेचना पड़ेगा। बहुत बेहतरीन सवाल है। अच्छा सवाल है मेरे दोस्तों, कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, लेंदी क्वेश्चन है। इसी के साथ ये पहली शीट समाप्त होती है। क्या आपको समझ आई बात? इसी के साथ ये पहली शीट समाप्त होती है। प्राची कह रहे एलिगेशन से बता। प्राची, इसी बात को आप एलिगेशन से भी कर सकते हो। कैसे करोगे मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं। एलिगेशन का बेसिक पढ़ लो जाके, बेसिक वहां भी मैंने बताई है। सिंपल सी कहानी है। परसेंटेज पे एलिगेशन लगाओगे सीपी का रेशियो आ जाएगा। एलिगेशन या डेविएशन में कोई फर्क नहीं है। बोलो। ठीक चलेगा। ये एलिगेशन की पहली शीट थी मेरे दोस्तों। इसी के साथ ये शीट समाप्त होती है। अब आएगी आपके सामने एलिगेशन की सेकंड शीट। ठीक है बच्चे, एलिगेशन की शीट नंबर 2 करके बताएंगे जल्दी से। अगला सवाल, सवाल है आपके सामने यहां पर एक बनाएं। सवाल नंबर 1, बहुत सारे बच्चे क्लास अटेंड नहीं कर रहे हैं क्योंकि दोपहर में ऑफ का नोटिस डला हुआ है। ठीक है, चले एक काम करते हैं, आज की क्लास को यहीं तक विश्राम करते हैं। सेकंड शीट जो है मैं आपको कराऊंगा मंडे से। ठीक है ना? आज मेरा मन नहीं बिल्कुल भी पढ़ाने का, क्योंकि जाके मुझे ही संभालना बच्चे को। ठीक है, और छोटा बच्चा ऐसा होता है ना भाई कि उसको उसके जब अलग को हट जाते तो उसी का चेहरा याद आता है। ठीक है, मैं बेशक आपको यहां पे पढ़ा रहा हूं, लेकिन मेरा जो दिमाग है वो अपनी छोटी बेटी के पास ही है। बिल्कुल, मेरा केवल शरीर यहां पे है। ठीक है, तो आज मैं इतना ही छोड़ूंगा। कल कोई क्लास नहीं है। मंडे से पूरी डेडिकेशन के साथ, पूरी एनर्जी के साथ आपको पढ़ाऊंगा। कोई भी क्लास मिस नहीं होगी, कुछ भी छोड़ा नहीं जाएगा। आज इतना ही छोड़ेंगे मेरे दोस्तों, बाकी जो है हम सोमवार से करेंगे। बाय। ठीक है बच्चे, चलिए।